तो आज का जो हमारी डिस्कशन है वो वीकली टेस्ट नंबर 1 की है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डी ब्रोलाई इक्वेशन। तो डी ब्रोलाई जो है इसने डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था। इसने बोला था कि अगर हमारे पास कोई मैटर है और वो इन मोशन है तो उस वक़्त वो डुअल नेचर रखता है, यानी हर मैटर जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो उसने एक हमें इक्वेशन बना के दी थी जो कि लैम्डा इज़ इक्वल टू h/mv है। इसमें अगर हम लैम्डा की बात करते हैं तो वेवलेंथ जो है ये प्रॉपर्टी है वेव की, ठीक है। और mv जो है ये मोमेंटम होता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है किसी पार्टिकल चीज़ की, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है और इसी को आगे फर्दर इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ फाइंड आउट की गई और वो आई 0.33 नैनोमीटर, ठीक है। तो यानी ये सबसे कम है और इसीलिए बोलते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना डी ब्रोलाई वाला यानी डुअल नेचर का, ये ओनली एप्लीकेबल होता है फॉर माइक्रो लेवल, ठीक है। माइक्रो लेवल के ऊपर ही ये सॉरी माइक्रो लेवल के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेबल होता है। और ये जो वेवलेंथ हमें मिलकर आती है जब हम कैलकुलेट करते हैं बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन, तो ये चूँकि एक्स रेज के तकरीबन इक्वल आती है तो यानी एक मेजरेबल वैल्यू है। तो इससे अगर फर्दर कम ज़्यादा होती है तो यानी इससे कम हो जाती है तो वो फिर मेजरेबल नहीं रहती, ठीक है। यानी माइक्रो लेवल तक तो एप्लीकेबल है डी ब्रोलाई का एक कॉन्सेप्ट, लेकिन इससे बढ़कर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। उसके बाद रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल इज़ रिलेटेड टू द साइज ऑफ। देखिए रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल जो है उसने किया, एक गोल्ड फॉयल ली, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई, तो अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई उसने, लेकिन उसमें डिस्कवरी किसकी हुई? न्यूक्लियस की। तो इसी के बारे में इसकी डिस्कशन है। और रदरफोर्ड ने प्लानिटरी एक मॉडल भी दिया जो कि गलत था, लेकिन थोड़े से एक माइंडसेट ज़रूर दे गया कि भाई इसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। तो फिर आगे मुख्तलिफ साइंसदानों ने उसके ऊपर भी काम किया। उसके बाद है पार्टिकल इन कैथोड रेज। देखें कैथोड रेज में कौन सा पार्टिकल है? ऑब्वियसली कैथोड रेज हैं या इलेक्ट्रॉन हैं। हैव सेम चार्ज टू मास रेशो एज दैट ऑफ। चार्ज टू मास रेशो किसकी, यानी ये जो पार्टिकल है जो कैथोड रेज में है, इसकी जो चार्ज टू मास रेशो है ये किसके इक्वल हो सकती है? तो हमने प्रीवियस एक शायद वीडियो में भी बात की थी कि जो हमारे पास है ना पॉजिट्रॉन है या बीटा पार्टिकल हैं या इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी नेचर सेम होती है, यानी इनके तकरीबन सारी की सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन नो डाउट एक डिफरेंस ज़रूर होता है इलेक्ट्रॉन में। और हम देखें ना इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और बीटा ऐसे होता है, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस भी ज़रूर होता है। वो ये डिफरेंस होता है कि जब एक बीटा पार्टिकल बनता है ना, जब एक बीटा पार्टिकल बनता है तो जो जहाँ से बनता है, यानी पेरेंट एलिमेंट से या पेरेंट एटम से बन रहा है, जो डाटर एलिमेंट या चीज़ बन रही है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक सोडियम है उसमें से बीटा पार्टिकल, लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सोडियम नहीं हमें मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल कोई अलग चीज़ मिलेगी, यानी कि वो पेरेंट एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कि जब एक सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो सोडियम ही बाद में होगा विद डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या मोर देन वन। तो ये कॉन्सेप्ट है कि क्या डिफरेंस है जी इलेक्ट्रॉन में और बीटा पार्टिकल में, ये सम टाइम हम बात करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उस वक्त वो पेरेंट एटम वही रहता है, लेकिन जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो पेरेंट एटम बिल्कुल चेंज होता है,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज लाइन इन द विजिबल रीजन लाइज इन विजिबल रीजन, यानी विजिबल रीजन में कौन सी होती है। देखें, एक वर्ड याद रखें, लेजी, बॉय, पास, बोर्ड, पेपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, लेजी यानी लेमैन, बी मीन ब्रैकेट बाल्मर, पी यानी पास्टन, बी यानी ब्रैकेट और पी यानी परफेक्ट सीरीज, ठीक है। और इसके साथ साथ एक वर्ड और याद रखें, यूवी। ये जो पहली है ना यू, इसका मतलब है अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट कब होगी, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट जो लेमन सीरीज़ होगी वो अल्ट्रा वायलेट होगी। बाकी ये वाली सेकंड वाली जो होगी ये बी यानी बाल्मर सीरीज़, वो विजिबल रीजन में लाई करती होगी। और आगे ये जो आई है ना, इसका मतलब होता है इंफ्रारेड, ठीक है, आईआर रीजन। तो आईआर रीजन में ये तीन जो हैं, ये वाली तीन, ये आईआर में लाई कर रही होंगी, ठीक है। तो सिंपली आप इसी सीक्वेंस में लेज़ी बॉय, पास, बोर्ड, पेपर के नाम से याद भी रख सकते हैं। और यूवीआई, इसके थ्रू आप अल्ट्रा वायलेट पहली है, विजिबल बाल्मर है, उसके बाद तीन जो हैं वो तीनों की तीनों क्या हैं, वो आईआर रीजन में लाई करती हैं। लेकिन यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन जो है N1 में आना चाहिए। आना कहाँ से चाहिए, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स, यानी 2 में से आ जाए, 3 में से आ जाए, 4 में से आ जाए, 5 में से आ जाए, 6 में से आ जाए, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी जब इलेक्ट्रॉन 1 में जंप करेगा तो हमें कौन सी ऑब्ज़र्व होगी, लेमैन सीरीज़ ऑब्ज़र्व होगी। इसी तरह जब N2 में, यानी N2 में जंप करेगा हायर से, तो फिर हमें कौन सी ऑब्ज़र्व होगी, सेकंड वाली, यानी बाल्मर सीरीज़। फिर उसके बाद अगर N3 में जंप करता है तो फिर उससे अगली वाली कौन सी ऑब्ज़र्व होगी, पास्टन सीरीज़, ठीक है। तो एंड सो ऑन, यानी N1 में आता है तो लेमन, N2 में आता है तो बाल्मर, N3 में आता है तो पास्टन, एंड सो ऑन। इसी सीक्वेंस में आप इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है, सिंपली कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एट अ टाइम स्टडी नहीं कर सकते। पोजीशन और मोमेंटम को एट अ टाइम हम स्टडी नहीं कर सकते, यानी इसके लिए एक्सप्रेशन है ये वाला डेल्टा एक्स। ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी है और ये मोमेंटम में है, और इस एक्सप्रेशन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर हमारे पास डेल्टा एक्स जो है वो आ जाती है बहुत ज़्यादा, वो अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी की इक्वल आ जाती है, तो इट्स मतलब कि डेल्टा पी जो होगा उसमें एरर बहुत ज़्यादा होगा। यानी अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपने प्रीसाइजली मेजर कर ली है तो दूसरी चीज़ में उतना ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी, उतनी ही ज़्यादा उसमें गलती आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप 100% जो है ना एक्यूरेट पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब है कि आप उसका जो मोमेंटम है वो 100% ही रॉन्ग कर रहे हैं। यानी एट अ टाइम हम दोनों को स्टडी नहीं कर सकते, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस विच प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्बिटल्स। कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है यानी m जो होता है ये हमें डिफरेंट चीज़ें बताता है। सबसे पहले ये ज़ीमैन इफ़ेक्ट जो होता है उसको भी इफ़ेक्ट एक्सप्लेन करता है, ज़ीमैन इफ़ेक्ट, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन करता है। फिर ये हमें ओरिएंटेशंस इन स्पेस, यानी स्पेस में जो ओरिएंटेशंस हैं उनके बारे में बताता है, यानी कितनी डायरेक्शंस होंगी स्पेस में, ठीक है।
इसी तरह हमें ये ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह ये हमें थ्री डायमेंशनल एक व्यू प्रोवाइड करता है ऑर्बिटल्स का, ठीक है। और अगर हमने फाइंड आउट करना है किसी चीज़ में, यानी m की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास होती हैं 2l+1, और ये l क्या है, ये एज़िमुथल क्वांटम नंबर है। तो अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें बता सकता है। यहाँ से ओरिएंटेशंस तो हमें ये बताता है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें भी याद रखिएगा कि हमें ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उसके बाद आती है ऐसा यूनिट ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर एक्चुअली इन्वर्स है वेव लेंथ का। वेव लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। जब ये इन्वर्स है वेव नंबर तो जाहिर है ये भी इन्वर्स हो जाएगा, तो मीटर इन्वर्स इसका यूनिट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास द इलेक्ट्रॉन इन के शेल ऑफ द एटम विल डिफर इन। देखें के शेल है, पहला शेल है, तो इसमें जो एल की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, और ये कौन सा होता है, एस होता है, एस ऑर्बिटल होता है। और एस में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो वो किस चीज़ में डिफ़र करते हैं, वो स्पिन उनका डिफरेंट होता है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर उनका डिफरेंट होगा। पॉजिटिव रेज गिव फ्लैशेज ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट्स के ऊपर फ्लैशेज देते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है कलर ऑफ फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड बाय कैथोड रेज डिपेंड अपॉन। कंपोजिशन ऑफ ग्लास के ऊपर डिपेंड करेगा कि यानी ग्लास किससे बना हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्लोरेसेंस का कलर। और फ्लोरेसेंस क्या होती है, फ्लोरेसेंस होती है कि कोई चीज़ लोअर वेवलेंथ वाली लाइट को ऑब्जॉर्व करे, लोअर वेवलेंथ वाली चीज़ को ऑब्जर्व करे, ठीक है, लेकिन हायर वेवलेंथ को अमिट करे, हायर वेवलेंथ को अमिट करेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि लोअर है वेवलेंथ, इट्स मीन कि उसकी एनर्जी जो है एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब इसने ऑब्जर्वेशन शो की है। अब हायर लैम्डा बाहर निकलने का मतलब है कि इसकी एनर्जी जो हो गई है वो कम हो गई है। अब कम किस वजह से हुई है, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं इसके दौरान, उसमें क्विंचिंग होता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस होते हैं, ये हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करेंगे। तो चीज़ें जो है फ्लोरेसेंस शो करती हैं, ठीक है, यानी चमक शो करती हैं। फिर उसके बाद इसी का साथ एक लफ्ज़ और होता है, फास्फोरेसेंस होता है। फास्फोरेसेंस में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, ये लेट से एक पार्टिकल है, कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, एनीथिंग, यानी कि जो फ्लोरोफोर हो, फ्लोरोफोर उसको बोलते हैं कि जिसके ऊपर लाइट हम फॉल करवाएं तो वो कोई ना कोई चमक शो करे, यानी फ्लोरेसेंस शो करे, इल्यूमिनेट हो, ठीक है। एक तो चीज़ है कि हम लाइट फॉल करवा रहे हैं और कोई चीज़ इल्यूमिनेट हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लाइट का जो सोर्स है, ये जो सोर्स है इसको हम ख़त्म कर दें तो थोड़ी देर तक फिर भी ये इल्यूमिनेट होता रहे, यानी हम सोर्स फॉल करवाना, लाइट फॉल करवाना ख़त्म भी कर दे तो फिर भी वो कुछ देर तक इल्यूमिनेट होता रहे। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फास्फोरेसेंस, ठीक है। इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय। देखिए ये गॉडस्मिथ और ऑलन बेच, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर को बताया हमें, ठीक है। अब यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि जो अल्कली मेटल होती हैं, अल्कली मेटल्स कोई भी है, सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है, उसमें उसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है।
तो एक इलेक्ट्रॉन जब होता है, लेकिन जब इसको हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो उसमें दो लाइनें हमें नज़र आ रही होती हैं। इलेक्ट्रॉन एक है लेकिन लाइनें दो नज़र आ रही हैं। ये लाइनें क्यों नज़र आती हैं? यही रीज़न थी कि इन्होंने सुजेस्ट किया था, इसको हम डबलेट ऑफ लाइन स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं, ठीक है, डबलेट लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी ये जो दो लाइनें हमें नज़र आती हैं। तो ये जो साइंसदान हैं इन्होंने दोनों ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो एक तो वो अराउंडिंग यानी स्पिन शो कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, दूसरा वो अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन शो कर रहा होता है। यानी दो स्पिन हो गई, एक तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दूसरा वो अपने एक्सिस के गिर्द भी, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रिमूव कर रहा होगा, स्पिन शो कर रहा होगा। इट्स मीन कि दो स्पिन हो गई, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ स्पिन, ठीक है। तो इस वजह से हमें दो लाइनें ऑब्ज़र्व होती हैं और ऑब्वियसली फिर जाहिर सी बात है वो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। और हमें पता है कि कोई भी मूविंग चीज़ जो होती है, यानी कोई भी मूविंग चीज़ जो होती है, यानी कोई चार्ज्ड मूविंग चीज़ कह लें, यानी जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो और वो मूव कर रही हो, तो वो फिर क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को हम आगे फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी इसी की बेस के ऊपर हम आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये साइंसदान है जिन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर का हमें दिया था कॉन्सेप्ट। उसके बाद दी वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, वेरी सिंपल, डायरेक्ट वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -27 आर्क पर सेकेंड। उसके बाद है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू। देखिए एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ना, उसके थ्रू हम क्वांटिफिकेशन भी करते हैं और क्वालिटी भी इंश्योर करते हैं, ठीक है। यानी आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं और इससे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम कैलिब्रेशन कर्व का नाम देते हैं। एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि नाउन चीज़ें लेके उसके थ्रू एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम इसको रन करते हैं। और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता है कि बेस कर रही है एमिशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है, और वहाँ से नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से कुछ रेडिएशन अमिट करेगा, ठीक है। और ये जो रेडिएशन अमिट करता है ये करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट की जो यहाँ से एक्साइटेड हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर सोडियम पड़ा हुआ है ना, सोडियम के ऊपर हमने लाइट फॉल करवाया है, वो एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में दोबारा रिलैक्स होगा तो वो जो रेडिएशन अमिट करेगा वो प्रॉपर्टी होगी इस सोडियम की, ठीक है। तो अब इसका हमने एनालिसिस कर लेना है, एक स्टैंडर्ड बना के उसके साथ हमने इसको कंपेयर करना होता है। उसके बाद हम बियर लैम्बर्ट लॉ अप्लाई करते हैं, जो कि होता है जो अब्जॉर्प्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है LC के, ठीक है। और ये जो L होता है यहाँ पे ये लेंथ होती है क्यूवट की, ठीक है, और हमेशा ये 1 सेंटीमीटर ही लेते हैं। और क्यूवट वो चीज़ होती है जिसमें हमने अपना सैंपल रखा होता है, तो ये चीज़ है इसमें जी। तो इसके ऊपर फर्दर हम अपने लेक्चर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी है एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट एक्साइटेड हो सकते हों। फिर उसके बाद एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, आपको इल्म है कि ये हमें ब्राइट लाइनें नज़र आती हैं अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद है द कंपोनेंट दैट शोज मैक्सिमम अफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज।
देखें स्टेशनरी फेज़ वो जो होता है फिक्स होता है, ठीक है, स्टेशनरी फेज़ फिक्स होता है। तो इसके पास साथ अफिनिटी जिस कंपोनेंट की बहुत ज़्यादा है, इट्स मीन कि वो स्टेशनरी फेज़ के साथ फिक्स है, तो वो कम जो है ना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी उसकी आरएफ वैल्यू क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन जो है, जो अफिनिटी है विद स्टेशनरी फेज़ वो बहुत ज़्यादा है, तो वो डिस्टेंस ही कम ट्रैवल करेगा, तो यानी उसकी आरएफ की वैल्यू बहुत कम होगी। उसके बाद मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड का मिक्सचर हम किस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर लिया, उसको लोकेट कैसे कर सकते हैं। देखें अमाइनो एसिड का जो इसको लोकेशन करने के लिए, इसको लोकेट करने के लिए हम इनहाइड्रेंट सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आइसोटीन, आइसोटीन पढ़ लें जो भी आपको इजी लगता है, आइसोटीन इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सकागोची को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सकागोची को भी हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, अमाइनो एसिड को लोकेट करने के लिए। अब ये जो रुबिनिक एसिड लिखा हुआ है ये तो मेटल को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट को भी हम इस्तेमाल करते हैं मेटल को लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल हमने आयोडीन को लोकेट करना है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टार्च और आयोडीन। आपके जहन में होगा कि टाइट्रेशन बेस का हम बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कंपोनेंट्स of which mixture can easily be separated by solvent extraction very excellent method। इससे हम आयोडीन और पोटाशियम आयोडाइड को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी में सैंड है, तो के जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है उसको हम वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट द एसिड बेस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन के ऊपर कौन सा बेस करता है, वो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, यानी जो ऑक्साइड आयन देगा, जो डोनेट करेगा वो क्या होगा, वो बेस होगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, एसिड होगा। और ये वाला हमारा 2020 में पूछा भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू शैब कॉन्सेप्ट द लेवस बेस वर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, देखें बेस है तो बेस हम हाउ इज़ नेगेटिव थिंग इज़ हेयर, वो नेगेटिव चार्ज उसके पास होना चाहिए, पोलराइजेशन ऑफ आयन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये ऑल आंसर करेक्ट आंसर होंगे। उसके बाद है हमारे पास रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स। देखें एसिडिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो एक तो हम सिंपल बोलते हैं ना कि मोर ऑक्सीजन एटम, मोर ऑक्सीजन मोर एसिडिटी, जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, ठीक है। एक सिंपल चीज़ ये है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किस में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद 3, 2 एंड 1, ठीक है। तो इट्स मीन कि आंसर इसका ये वाला होगा। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, लेट्स से इसका ड्रा करते हैं, Cl सेंट्रल एटम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन होगा, उसके साथ हाइड्रोजन होगा, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होंगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इस स्पेस में, ये नेगेटिव चार्जेस जो होंगे इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचेंगे, और उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि उतनी ज़्यादा पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन के निकलने के उतने चांसेस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है।
तो एक तो रीज़न ये है। इसी तरह एक और भी हम जहन में रख सकते हैं चीज़ कि हमें इल्म है कि जो यहाँ से एसिड है ना, तो यहाँ से कॉन्जुगेट बेस बनना है। अब ये कॉन्जुगेट बेस यहाँ से बनना है ना, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा जो है ना एसिडिटी होगी। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस पेयर है ना, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज करवाता है, नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा उसको स्टेबलाइज करवाता है। तो इट्स मीन कि इसका कॉन्जुगेट बेस्ड भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिस वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट लोरी ब्रोंस्टेड एसिड। लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमें पता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी होता है, यानी इसमें प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। प्रोटॉन एसिड जो होते हैं वो डोनेट कर देते हैं, और बेस जो होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें ये एसिड HCl है ना, तो ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, तो इट्स मीन कि ये एसिड है, ठीक है। वाटर भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एसिड है। क्यों कि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी चार्ज नेगेटिव के साथ है, तो इट्स मीन कि ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन को, इट्स मीन कि ये बेस है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन विच इज़ नॉट लोरी ब्रोंस्टेड एसिड, तो ये एक एसिड नहीं है बल्कि बेस है, ठीक है। विच इज़ नॉट अ बेस अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ऑक्साइड आयन के ऊपर बेस करता है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, बेस है, ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड आयन डोनेट कर सकता है, बेस है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, नॉट बेस। कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड ये बेस है, नो डाउट। ये जो कार्बन के ऑक्साइड होते हैं CO हो गया या CO2 हो गया, ये एसिड होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड ये ऑप्शन मेरे ख्याल में यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो एक एसिड होता है। फिर उसके बाद सिलिकॉन और ऑक्सीजन, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी बिल्कुल स्मॉल डिफरेंस है, तो इस वजह से ये एक एसिड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड ये एक एसिड है और ये भी बेस की तरह काम कर सकता है। सो हमारा जो ऑप्शन होगा C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच फॉर्म आर HIN मॉलिक्यूल एंड IN नेगेटिव ऑफ द इंडिकेटर। देखें इंडिकेटर थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो ये फॉर्म जो है ये अनडिसोसिएटेड है, ये डिसोसिएटेड फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू कीनोनॉइड थ्योरी या दूसरी एक और थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग दोनों की दोनों जो है वो टाटोमेरिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एसिड और बेस इंडिकेटर जो होते हैं वो एक दूसरे की टाटोमेरिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स कैन बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल एक्सेप्ट। HF को हम ग्लास की बोतल में स्टोर नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि ये हाईली क्रोसिव नेचर की होती है, और चूँकि ग्लास में सिलिकेट्स होते हैं तो सिलिकेट्स को ये जंग आलूद कर देती है, जिस वजह से इसको हम ग्लास बोतल में नहीं स्टोर करते बल्कि किसी वैक्स कोटेड बोतल में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव। देखें NH2 नेगेटिव, तो ये क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है
और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रॉन्स्टेड, यानी लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस हुआ ये, ठीक है। जब ये एक प्रोटॉन ले लेगा तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस, तो ये कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड है। ये नहीं समझना कि अमोनिया तो बेस होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये जब कॉन्जुगेट एसिड इसका क्या होगा, ये बेस है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, ठीक है। तो ये जब एक H पॉजिटिव ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो ऑब्वियसली ये अमोनिया बनाएगा जो कि कॉन्जुगेट एसिड होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड। HCl इज़ यूज्ड इन ग्रुप 2 साल्ट एनालिसिस बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इनको हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पिंक कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन इन बेसिक सोल्यूशन इज़ ड्यू टू। देखें, बेस में पिंक कलर देता है, एसिड में कलरलेस होता है, सिंपल। हमने अकॉर्डिंग टू पढ़ा, एक हमने पढ़ी ओस्टवर्ड थ्योरी, एक हमने पढ़ी कीनोनॉइड थ्योरी, ठीक है, कीनोनॉइड थ्योरी। इन दोनों के अकॉर्डिंग, ओस्टवर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेस में कलर पिंक हमें नज़र आता है फिनोल्फ्थलीन का, वो आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से होता है, ठीक है, आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से होता है, तो ये भी ओके है। अब कीनोनॉइड थ्योरी क्या कहती है कि एक कीनोनॉइड फॉर्म होती है और एक बेंजोनाइड फॉर्म होती है। बेंजोनाइड फॉर्म जो होती है वो कलरलेस होती है फिनोल्फ्थलीन के लिए, लेकिन जो कीनोनॉइड स्ट्रक्चर होता है वो पिंक कलर देता है हमें बेस में। तो हमारे पास ऑप्शन दोनों के दोनों करेक्ट ऑप्शन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज ए रेडॉक्स इंडिकेटर्स। रेडॉक्स इंडिकेटर में KMnO4 है या पोटाशियम डाइक्रोमेट है, डाइफिनाइल अमाइन है, एनफिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड भी है, यानी ये सारे के सारे रेडॉक्स इंडिकेटर हैं, ठीक है। इसी तरह रिडॉक्स इंडिकेटर शोज डार्क कलर्स इन डैश फॉर्म, ठीक है। रिडॉक्स इंडिकेटर ऑक्सीडाइज फॉर्म में डार्क कलर देते हैं, रिड्यूस फॉर्म में लाइट कलर देते हैं। लेकिन ये जहन में रखें कि जो अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में एक कलर होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा, यानी एक रिड्यूस फॉर्म में कलर होता है, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, और जो ऑक्सीडाइज में होता है वो डार्क कलर होता है। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन ड्रिंकिंग वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड। तो इसके लिए हम डाइक्लोरोफ्लोरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्लोराइड आयन 1 से लेके 100 pp पार्ट्स पर मिलियन, ppm आई थिंक सो के बिल ओके है, यानी 1 से लेके 100 पार्ट्स पर मिलियन तक जो फ्रेश वाटर होता है उसमें क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन होती है। अगर बहुत ज़्यादा क्लोराइड आयन हो ड्रिंकिंग वाटर में तो ये प्लम्बिंग क्रोजन का काज कर सकते हैं, यानी जो पाइप होते हैं उनको क्रोजन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इस कंटेंट को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, इस कंटेंट को, क्लोराइड कंटेंट को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर में थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा हम इसकी डिस्टिलेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसका और क्या कर सकते हैं, हम आयन एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्लोराइड आयन को कम करने के लिए, ठीक है। लेविस बेस इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस लवर मीन समथिंग इज पॉजिटिव which is in search of न्यूक्लियोफाइल मीन नेगेटिव जिसके पास होगा कुछ ना कुछ, जो कि इन सर्चिंग होगा किसी पॉजिटिव चीज़ में, ठीक है। तो बेस है तो नेगेटिव होगा, न्यूक्लियोफाइल की तलाश में होगा। नेक्स्ट हमारे पास है
द पीएच ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इज़, तो इसकी पीएच जो होती है 3.1 से 4.4 या बेसिकली 3 से 4 तक भी लिखी होती है। इसी तरह अगर हम एक आइडियल इंडिकेटर की बात करें तो वो होती है 4 से लेके 6 तक होती है। इसी तरह फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो 8 से लेके 10 तक काम करता है, सम बुक में 7 से 10 तक भी लिखा होता है। और एक जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो 1 से लेकर 12 तक काम करता है, जो कि डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर हम इस्तेमाल करते हैं। विच वन इज़ हार्ड बेस, देखें ये भी हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड है, बेस इसमें कुछ भी नहीं है। द ग्रुप रीजन फॉर ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल, 1 के लिए हम सिंपल क्या इस्तेमाल करते हैं HCl, सेकंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं HCl प्लस H2S। इसी तरह तीसरे ग्रुप के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं तीसरे के लिए। इसी तरह हम चौथे के लिए अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों तो होते ही हैं, प्लस हम साथ कर देते हैं H2S का इजाफा कर देते हैं H2S का। इसी तरह तीसरे में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी, अमोनियम क्लोराइड भी, और इसको रिमूव करके हम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर देते हैं अमोनियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो ग्रुप नंबर हमारे पास 6 होता है उसके लिए हम इंडिविजुअल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो एंटीमनी है, आई थिंक सो कि ये एंटीमनी ही है, बिलोंग्स टू डैश ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल्स। मैंने आपको एक लिस्ट बना के दी हुई है बेसिक रेडिकल में, उसमें ग्रुप नंबर 2 का है। मैंने याद करने का तरीका भी आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो मस्ट रिमेंबर दिस वन कि आपको रीजेंट पूछा जाएगा, कौन सा किस ग्रुप का रेडिकल है ये पूछा जाएगा, और कुछ ख़ास जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ही, और नो डाउट फॉर इंटरव्यू पर्पसेस इसके ऊपर आप लोग इसको ऐसे याद करें विद रीजंस कि आप लोगों को इसमें कभी भी मार ना पड़े। फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड साल्ट एनालिसिस, इन दो के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करें, क्योंकि प्रैक्टिकल रिलेटेड जब जो चीज़ें होती हैं या फील्ड रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के एनालिसिस होते हैं, यानी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इंटरव्यू करने वाले। तो इसलिए फोकस करें इन चीज़ों के साथ, ठीक है। उसके बाद है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेशो के ऊपर ही ज़ाहिर है, सल्यूट की जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो थी उसके ऊपर बेस करता है। इसी में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी यही कहता है कि जो सल्यूट होता है अपने आप को 2 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट एडेड, यानी जितनी भी हम अमाउंट डालते रहें वो एक, यानी कंसंट्रेशन उसकी जितनी मर्ज़ी करते रहें वो उसी रेशो में ही, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट जो होता है वो ज़ाहिर सी बात है वो सेम ही रहता है। फिर उसके बाद है आयोडीन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर यूजिंग डैश एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। तो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट हमने पढ़े थे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे जो कि नॉन पोलर होते हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें CCl4 को आयोडीन की एक्सट्रैक्शन के लिए, तो FSC बेस है। नेक्स्ट हमारे पास है आयोडीन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर यूजिंग एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इन सेपरेटिंग फनल। इन दिस प्रोसेस CCl4 इज़ यूज्ड एज एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ आयोडीन इज़ डिटर्मिन्ड बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये भी ठीक है। CCl4 इज़ इमिसिबल विद वाटर, ठीक है। CCl4 एक ऑर्गेनिक चीज़ है और जो कि नॉन पोलर होती है, वाटर पोलर होता है, तो ये CCl के साथ इमिसिबल होता है। तो इट्स मीन कि इसके सारे के सारे आंसर ठीक होंगे। द आयन दैट कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड बाई बोथ HCl एंड H2S। देखें सिल्वर जो होता है ये ओनली HCl का इस्तेमाल करके प्रेसिपिटेट हो जाता है,
द ब्राउन रिंग फार्मूला, ये हम प्रीवियस अपने एक जगह पे कर चुके हैं। स्टार्च आयोडीन पेपर इज़ यूज्ड, आयोडीन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम पीछे देख चुके हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कलर्ड कंपाउंड, इसको भी हम पीछे देख चुके हैं। और द अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इम्पार्ट्स एप्पल ग्रीन कलर टू द बंसन फ्लेम व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन इट द फॉर्म ऑफ इट्स क्लोराइड इज, इसको भी हम पहले दे चुके हैं, बेरियम है। नेक्स्ट, द गैस विच इज़ ऑब्जॉर्ब्ड बाय फेरस सल्फेट सोल्यूशन गिविंग ब्लैकिश ब्राउन कलर, तो ये NO का होता है। अब ब्राउन रिंग अपीयर इन द टेस्ट फॉर, ये नाइट्रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। डैश रीजेंट कैन बी यूज टू रिमूव सल्फेट आयंस फ्रॉम अ सोल्यूशन कंटेनिंग बोथ सल्फेट एंड क्लोराइड आयंस, तो इसके लिए हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द इन द एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स द ग्रुप रीजेंट H2S इज यूज्ड। H2S कहाँ पे, एक तो हम दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक फोर्थ में इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमने पीछे भी चेक किया है कि जहाँ पे हम H2S को रिप्लेस करते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड वेपर्स आर डिज़ोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने इसको डिज़ोल्व किया, उसके बाद एसिटिक एसिड डाला, उसके बाद लेड एसीटेट डाला, तो क्या येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, येलो प्रेसिपिटेट बने। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है जी इसमें आयरन की, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 होती है। एटम हैज़ फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं। इन 1932 चैडविक ने जी डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। तो दैट्स ऑल अबाउट द टेस्ट नंबर 1। ठीक है, डिस्कशन सुन लिया करें, मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन को हम डील करते हैं। तो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होती हैं वो मैं कर देता हूँ, कुछ जो होती हैं वो डायरेक्ट यू मीन के रट्टा होता है। जैसे साल्ट एनालिसिस में डायरेक्ट आपने रीजेंट याद रखने हैं, ग्रुप्स और कलर और रिजल्ट्स वगैरह याद रखने, उनमें कोई रीजंस नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें आपको न्यू मिलती हैं, डिस्कशन ज़रूर सुना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, और अपने आप को एक ओरिएंटेड डायरेक्शन में रखते हुए जारी रखें।